सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कटके पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों को पकड़ने मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर सिखाए, की जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी वो सारूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। अब अपना एक पैर का नृत्य दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, क्या गजब का, क्या गजब का। पांडे सर जी सादर प्रणाम। जी सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1227वें ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है और हमारे नन्हे दोस्तों ने अपने इस कार्यशाला के लिए सहमति दी। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि होंगे श्री कमलेश मिश्रा जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर चमोली में है। आदरणीय पांडे सर, और आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यहाँ गौचर डाइट में 5 दिन की कार्यशाला आदरणीय आकाश शाश्वत जी के सानिध्य में कल से होनी है, तो आज मैं पहुंच गया हूँ। तो नेट काम करता है तो कार्यशाला हम जारी रखेंगे। तो आज के विशिष्ट अतिथि देवेश पपने जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अध्यक्षता करेंगे गौरव सिंह मेहता जी। संचालक जी ध्यान रखेंगे, संभवतः गौरव जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। संचालन करेंगे वृंदा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य हैं डाइट चमोली में। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्यामपल पांडे सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत है। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, देवेश पपने जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, कामेश्वरी जी और नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़ गए हैं, सुमित श्रीवास्तव जी। और इस पटल पर मंत्रिता शर्मा जी, कीर्ति पचौली जी, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सर और प्रीति जी, शोभा जोशी जी, सभी का मैं स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त वृंदा जी को। वृंदा जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। वृंदा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्वागत है आपका। बस जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, वंदे वाणी निवासिनी सरस्वती, अर्थात मैं वाणी की अधिष्ठात्री, वाणी में वास करने वाली माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात हे ज्ञान की देवी, कमल जैसी सुंदर आंखों वाली माँ सरस्वती, आप ज्ञान की मूर्ति हैं, हमें विद्या दे। आपको बारंबार नमस्कार। तो नमस्कार, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 8 की छात्रा मैं वृंदा आज आप सभी का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज 17 जुलाई 2025 को हम सब बाल प्रहरी परिवार के 1227वें कार्यक्रम में एक साथ जुड़े हैं। आज की विशेष ऑनलाइन कार्यशाला एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय पर आधारित है, मेरे प्रिय महापुरुष, जिसमें सभी प्रतिभागी अपने अपने प्रेरणा स्रोत, महान व्यक्तित्वों के जीवन और परिचय और विचारों को साझा करेंगे। मैं विशेष रूप से श्री उदय केरोला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज की इस गरिमामय कार्यक्रम में संचालन का सौभाग्य प्रदान किया। आज मैं अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ आप सभी के समक्ष कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिभागी से संचालक बनने की यात्रा मैंने लगभग 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। मेरी पहली प्रस्तुति 11 सितंबर 2022 को एक प्रतिभागी के रूप में हुई थी, जहां मैंने पाठ्य पुस्तक के कठिन शब्दों को प्रस्तुत किया था। इसके बाद अनुभव कार्यशाला, बाल कवि सम्मेलन, लोकगीत, पर्यावरण जागरूकता, राज्यों की प्रस्तुति, आत्मकथाएं जैसी कई कार्यक्रमों में मैंने सहभागिता करी और इससे न केवल मैंने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि कुछ नया सीखा, समझा और अनुभव भी किया।
और आज इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी के सम्मुख बोलते हुए मैं अत्यंत गर्व और भावुकता से कह सकती हूँ कि मैं बाल प्रहरी जैसे सम्मानित मंच का एक छोटा सा हिस्सा बन पाई हूँ। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ श्री उदय किरोला जी का और साथ ही श्री प्रकाश चंद पांडे जी का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन देकर इस परिवार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि श्री कमलेश मिश्र जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर चमोली से। विशिष्ट अतिथि श्री देवेश पपने, कक्षा 9, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। अध्यक्षता कर रही श्री गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी ओखलखंडा नैनीताल से। और श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावक एवं सम्मानित जनों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया श्री देवेश पपने, कक्षा 9, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1227वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री कमलेश मिश्र जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर चमोली से। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करते मेरे बड़े भाई गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11वीं, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी ओखलखंडा नैनीताल से। और संचालन कर रही मेरी छोटी बहन वृंदा, कक्षा 8, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी का, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी का, श्री आकाश सारस्वत सर का और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का। आज कार्यशाला है मेरे प्रिय महापुरुष और मैं आप सभी को मेरे प्रिय महापुरुष जो कि हैं श्री रतन टाटा जी, उनके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो रतन टाटा जी भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी हैं, हम सभी जानते हैं। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे और आज भी उनके आदर्श और विचार लोगों के लिए प्रेरणा है और आगे भी वो प्रेरणा रहेंगी। टाटा समूह के अंदर कुल 30 कंपनियां आती हैं और रतन टाटा जी जैसा महान व्यक्ति एक ऐसे व्यक्तित्व है वो, जिन्होंने अपने जो आज तक भी जिस टाटा समूह का जो लाभ होता है उसका 66% वे दान में देते हैं। रतन टाटा जी न केवल एक सफल उद्योगपति हैं बल्कि एक महान मानवतावादी भी हैं। इन्होंने अपने व्यापार को सिर्फ लाभ के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के लिए भी उपयोग किया। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने टाटा इंडिका, टाटा नैनो जैसे ऐतिहासिक कारें लॉन्च की जो भारतीय बाजार में क्रांति लाई। आज हमारे मन में एक धारणा है कि जैसे कि अगर हम देखें, अगर किसी के पास बाइक है तो हमें लगता है अरे उसके पास तो बाइक है, कितना अच्छा है, उसके पास बाइक है, वो अमीर है। हम इस टाइप की धारणा अपने मन में रखते हैं। और अगर वहीं किसी के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है टाटा नैनो, वो है तो उसको हम नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन हम पहले ही अपने मन में ऐसी धारणा बना ले रहे हैं बिना उसके संकल्प को देखे हुए। टाटा नैनो जो बनाई गई थी टाटा समूह के द्वारा, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा संकल्प था, बहुत बड़ा विचार था। वो विचार ये था कि जब एक बार रतन टाटा जी बारिश में अपनी गाड़ी से जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने एक बाइक में देखा जो कि 3-4 लोगों का एक परिवार बाइक में जा रहा था भीगते हुए। तो उन्हें लगा कि हमारे देश में ऐसी समस्या है कि बाइक कुछ 1 लाख रुपए तक की आती है और फिर गाड़ी की जो शुरुआत होती है वो 6 से 7 लाख रुपए तक की होती है और वो हर कोई नहीं ले सकता। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि सभी के लिए जो है उपयोग में आए और सस्ता भी हो। तो उन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसका नाम है टाटा नैनो। तो वो उसी पैसों में जितने में आपकी एक बाइक आती है उतने में वो टाटा नैनो आती है। और संकल्प यही था कि ये जो चीजें हैं बारिश से और आपदाओं से वो बचा सके, बाइक में ना होने से गाड़ी में हो और 3-4 लोग उसमें आराम से बैठ के जा सके। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यार ये टाटा नैनो है, ये तो अच्छी गाड़ी है ही नहीं, ये तो सेफ है ही नहीं।
तो ये हमारे मन की धारणा है, लेकिन ये धारणा का जो खंडन करते हैं वो है रतन टाटा जी, और उनका जो विचार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाता है, वो इसी चीज से बढ़ाता है। हमें जो हमारे जो प्रेरणादायक है वो इसीलिए है क्योंकि उनकी जो विचार है, उनका जो समाज सेवा करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। रतन टाटा जी का मानना है कि धन केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी होता है। उन्होंने कई बार देश की जरूरतों के लिए अपने निजी फंड से करोड़ों रुपए दान करे, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में, शिक्षा में, स्वास्थ्य और नवाचार के क्षेत्र में। 26/11/2008 में जब दक्षिण मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस टाइम पे उनके होटल जिसका नाम ताज होटल है, वहां बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। रतन टाटा जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे, 3 दिन तक वो हमला चला तो 3 दिन तक वो अपने होटल के बाहर खड़े रहे। उन्होंने पुलिस को सीधे आज्ञा दी कि पूरे होटल को बम से उड़ा दीजिए, लेकिन एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। हमारे लिए तो मजाक है, हम तो कह देते हैं ठीक है, लेकिन ताज होटल जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा होटल है, और उसका मालिक खुद अगर ये कह रहा है कि पूरे होटल को बम से उड़ा दो, एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए रतन टाटा जी का जो स्वभाव है वो अत्यंत विनम्र है। उनका जीवन, उनके जो जीवन है, उनके जो विचार है वो हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो समाज के लिए कुछ कर सके। कहीं ना कहीं यही सब कारणों की वजह से रतन टाटा जी मेरे प्रिय महापुरुष हैं, और मैं आज चाहता था कि मैं आप सभी के समक्ष उसको प्रस्तुत करूं और आपको भी उनके विचारों के बारे में बताऊं। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट और सरल भाषा में समाज के कटु सत्य को दर्शाते हुए टाटा नैनो का इतिहास भी बताया, रतन टाटा की महानता भी आपने दर्शाई है अपने इस भाषण में, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी। इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आप सभी से कुछ छोटे छोटे निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आपकी बारी हो प्रस्तुति देने की तो कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें, ताकि हम सब आपसे जुड़ सकें और आपकी प्रस्तुति को ध्यान से सुन सकें। और जब कोई अन्य प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया अपना माइक और कैमरा बंद रखें, ताकि कार्यक्रम में कोई अवांछित व्यवधान ना आए, और कार्यक्रम के दौरान बिना आवश्यकता के माइक ऑन ना करें, क्योंकि इससे प्रस्तुति में बाधा उत्पन्न होती है। आप सभी का सहयोग इस कार्यक्रम को और भी सुंदर और अनुशासित बनाएगा। इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारी पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी जी, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी धन्यवाद। जिन्होंने जीवन की बाजी लगाई, देश के लिए अपनी पहचान बनाई, उन महान आत्माओं को सत सत नमन। उनके जीवन से ले हम भी प्रेरणा हर जन। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है, तो मेरे प्रिय महापुरुष का नाम है पुलैला गोपीचंद। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। पुलैला गोपीचंद भारत के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच हैं। उनका जन्म 16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई के साथ खेलों में भी रुचि रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बैडमिंटन को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और देश का नाम रोशन किया। वर्ष 2001 में उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। वे ऐसा करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी थे। पहले खिलाड़ी थे प्रकाश पादुकोण। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। खिलाड़ी के रूप में उनके योगदान के अलावा एक कोच के रूप में भी उनका कार्य सराहनीय है। उन्होंने गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना की, जहां से साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत जैसे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी निकले हैं। पुलैला गोपीचंद को उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। आज वे भारत में बैडमिंटन के विकास के प्रतीक हैं। उनके जैसे साहसी खिलाड़ी और कोच मिलना बहुत दुर्लभ है। हमें उन पर गर्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने पुलेला गोपीचंद जी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बात बताई और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी प्राची पचौली जी, कक्षा 10, मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत, उत्तराखंड से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सरदे माँ शारदा को नमन करते हुए मैं सभी गुरुजन मनों को सादर प्रणाम कहना चाहूंगी। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की 1227वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, जिस पे महापुरुष कार्यशाला होनी है, अपने अपने महापुरुष के बारे में बताना है। तो मैंने चयन करे हैं अपने महापुरुष के रूप पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जनपद में हुआ था। तो इनके जीवन में ना बहुत सारे संघर्ष थे तथा जन्म से शिक्षा ग्रहण करने तक इन्होंने बहुत संघर्ष सहे थे, बहुत भेदभाव सहे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जब ये 9 वर्ष के थे तब हुई थी तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्हें अपना शहर छोड़कर बंबई जाना पड़ा था। केवल शिक्षा प्राप्त करने का कारण ही अपना शहर छोड़ना नहीं था, बल्कि हो रहे भेदभाव भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी, उन्हें शिक्षा अपनी कक्षा से बाहर बैठा के कराई जा रही थी, जिसमें कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो था छुआछूत। तो क्योंकि वो एक दलित वर्गीय जात के थे, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय गए, जिन्हें सामाजिक स्थलों में पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, जिन्होंने शिक्षा कक्षा से बाहर बैठकर प्राप्त करी थी, किसी उच्च जात के इंसान को छूने तक की इजाजत नहीं थी तथा उन्होंने वह काम कर दिया जो आसमान छूने तक के बराबर है। उन्होंने हमारे देश का संविधान रच दिया था। उन्होंने हमारे देश का संविधान रचना अगस्त 1947 से स्टार्ट करा था तथा 26 नवंबर को पूर्ण करा था, इन्हें संविधान रचने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था तथा आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पे बिना किसी भेदभाव के आज हम सब जो क्रियाकलापें कर रहे हैं, ये उन महान वीर योद्धा के बदौलत हम सभी को मिल पाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा, उन्होंने अपना ना जीकर दूसरों को जीना सिखलाया था। उनके बचपन का यहाँ एक किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सबको जानना चाहिए। वो ये है कि उनका जो बचपन में मतलब उनका जो सरनेम था वो अंबेडकर नहीं बल्कि सकपाल था। उनके एक हम कह सकते हैं सलाहकार, जो एक शिक्षक भी हैं उनके, तो उनका नाम था महादेव अंबेडकर, जिन्होंने उनको ये मार्ग दिखाया कि उन्होंने बाबा साहेब सकपाल से अपना नाम बाबा साहेब अंबेडकर रख देना चाहिए। और इसके पीछे यही कारण है कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे भेदभाव को सह रखा था। जब वह अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तब वहाँ जो उनके टीचर थे वो भी उन्हें देख के हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जो डिग्री लगभग 10 या 12 साल में जो कंप्लीट होती है, उन्होंने वह केवल 4 साल में ही करके दिखा दी थी, क्योंकि उनका पढ़ने में बहुत ही अच्छी रुचि थी। इसलिए वो कहा करते थे कि हमारे पैरों में पहनने के लिए चप्पल हो या ना हो, परंतु हमारे हाथों में पढ़ने के लिए पुस्तक जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपनी सक्सेस जीतनी है तो हम केवल अपनी सक्सेस एजुकेशन की हेल्प से ही पूर्ण कर पाते हैं। तो ये था पूरा इनका जीवन जो संघर्षों से बना रहा, तथा देश का संविधान लिखने के बाद थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ था, थोड़ा बहुत जो भेदभाव इनके साथ हुआ था, वो कम हो चुका था। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे भेदभाव कम हो चुका है। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आज भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, परंतु
बहुत कम हो चुका है। आज भी हम देख सकते हैं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ अभी भी छुआछूत को बहुत माना जाता है। वहाँ अभी भी जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन्हें वह अधिकार नहीं दिया जाता है जो एक उच्च वर्गीय इंसान को दिया जाता है। तो हमें अंबेडकर जी के इस महान जो उन्होंने काम कर रखा था उस पे हम सबको अपना समर्पण देना होगा, क्योंकि अगर हम अभी जो उनके नियम थे उनका पालन करेंगे तो हमारे लिए तो उनकी आत्मा को बहुत अच्छे से शांति मिलेगी। तथा उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार भी हासिल करे थे, बहुत सारे रत्नों से उन्हें सम्मानित भी किया करा था। तथा अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि गरज उठे गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, गरज उठे गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, जब गूंजे श्री भीम का नारा। जय भीम, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। भारतीय संविधान के जनक के रूप में सबसे प्रमुख नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का ही लिया जाता है, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है उस हिसाब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ उपस्थिति खुद में ही विशेष होती है जो बिना कहीं भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की प्रिय वृंदा को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि हमारे महापुरुषों के संबंध में है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कमलेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय देवेश, अध्यक्षता कर रहे प्रिय गौरव, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय वृंदा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। वास्तव में हमारा देश भारत विश्व में ज्ञान भूमि के रूप में जाना जाता है। जहां विश्व के अनेक देशों में इक्का दुक्का महापुरुष हुए हैं, हमारे देश में महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला रही है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव जी, संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, और यदि आधुनिक काल में आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महामानव हमारे इसी देश में, इसी धरा पर अवतरित हुए। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में अपितु अन्य स्थानों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं और बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम जीवन में आगे बढ़ने की बात कहते हैं तो हमें अपने महापुरुषों के जीवन से जरूर प्रेरणा लेनी होगी, और मात्र उनका जीवन चरित्र याद करने से ही बात नहीं बनेगी। उनके विचारों को जानना, उन पर अपनी समझ बनाना और अपने आचरण में उसको लाना निश्चित रूप से हमें सफलता के नए मार्ग दिखाएगा। प्यारे बच्चों, वास्तव में महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर जो आगे बढ़ा वो बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए
अपने सर्वस्व का त्याग किया है। त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में उनको देखा जा सकता है और वास्तव में उन महापुरुषों का ही प्रभाव है कि आज हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें सामने वाले के प्रति भी करना चाहिए। हमें पारस्परिक सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और यदि हम एक दूसरे से बेहतरीन व्यवहार करते हैं, पारस्परिक सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से एक सशक्त समाज और अंततः सशक्त राष्ट्र के निर्माण होगा और हमारा देश पुनः विश्व का सिरमौर बनेगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों से देते हुए, सेवा लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो अपने आचरण में ढालना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, आपकी बातें हमारे जीवन में उस हाथ की तरह काम करती हैं जो हमें सही दिशा पर लेके जाने के लिए मार्गदर्शन देता है। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे तीसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन खुशी कोहली जी, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज बार पहली में मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला है, तो इसके उपलक्ष्य में हम सभी को अपने प्रिय महापुरुष के बारे में कहना है। तो मेरे प्रिय महापुरुष का नाम है श्री महात्मा गांधी। तो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में 2 शब्द बताना चाहूंगी। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा याची हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम का महान नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और भारत लौटकर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च यात्रा जैसे आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध किया। उनका मानना था कि अहिंसा से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी जी सुधारों के लिए भी काम करते थे। वे छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने हरिजन कल्याण और ग्राम विकास के लिए भी कार्य किए। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी जी का जीवन हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा का महत्व सिखाता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया को परिवर्तन का संदेश दिया था। आपने उनके विचारों को रखा और बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के चौथे प्रतिभागी, मेरी बड़ी बहन कुमारी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित है बहन? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज परिचर्चा कार्यशाला रखी गई है मेरे प्रिय महापुरुष पर, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने प्रिय महापुरुष के बारे में बातें बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय महापुरुष महात्मा गांधी जी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी था और उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था। और ये जो है महात्मा गांधी जी 2 दशक तक विदेश में रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। इन वर्षों में उनका अधिकांश समय दक्षिण अफ्रीका में बीता था। वे अफ्रीका में वकील के रूप में गए थे, किंतु वे वहां पर भारत समुदाय के नेता बन गए। इतिहासकार चंदन देवनेसन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक प्रतिरोध की तकनीकी सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातियों, भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए आगाह किया। और 1893 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो तथा 1915 में जब वे भारत वापस लौटे थे, तब भारत की परिस्थितियां कुछ पहले से बहुत परिवर्तित लग रही थी। यद्यपि भारत अभी भी ब्रिटिश उपनिवेश था कि यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हो चुके थे। महात्मा गांधी के मतलब नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, जिसमें से चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी, असहयोग 1921, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का आखिरी आंदोलन था। तो इतने आंदोलन करने के और इतना कठिन प्रयास करने के बाद इन्होंने भारत को ब्रिटिश से मुक्ति दिलाई और भारत हमारा बहुत आज़ाद हो गया। और फिर 1948 ईस्वी में इनका निधन हो गया, इनकी हत्या कर दी गई। तो अब जी धन्यवाद। मेरे आदर्श महापुरुष श्री ये गांधी जी थे। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपने बहुत सुंदर बताया। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान व्यक्तित्व भी गांधी जी से प्रेरित थे। आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं वह महात्मा गांधी जैसे वीरों की देन है। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की मैं 5वीं प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी बबीता आर्य जी, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, रानीखेत, अल्मोड़ा से उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? बबीता आर्य जी, क्या आप उपस्थित हैं? आज की हमारे छठे प्रतिभागी हैं मेरी बहन कक्षा 8 से नीलाक्षी कॉलोनी जी, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से।
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की कार्यशाला मेरे प्रिय महापुरुष, तो मेरे प्रिय महापुरुष का नाम है कालू महर, जिनका जन्म लोहाघाट के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के बिसंग गांव के थूहा महर गांव में सन 1831 में हुआ था। कालू महर कुमाऊं के बिसंग पट्टी के क्षत्रिय थे, जिन्हें अब कर्णिकरायत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी किशोरावस्था के समय से ही कालू महर जी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। काली कुमाऊं में विद्रोह। कालू महर के नेतृत्व में काली कुमाऊं क्षेत्र पूर्वी कुमाऊं में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और राजाओं को संगठित किया और एक बड़ी क्रांति की योजना बनाई। इस विद्रोह में उन्हें रुहेला के नवाब खान बहादुर खान, अवध के नवाब वाजिद अली शाह और टिहरी के राजा से भी समर्थन प्राप्त किया। इन राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में कालू महर और उनके साथियों का सहयोग किया। कालू महर एक बहुत ही अच्छे और एक सीधे साधे आम इंसान थे, जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों से छुड़ाने में बहुत मदद की थी एवं वो बहुत अच्छे इंसान। धन्यवाद जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, आपने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी, मेरा नाम पावनी खेतवाल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट है। मैं आप सभी के सामने अपने प्रिय महापुरुष के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समय आती हूँ। मेरे प्रिय महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय संत, दार्शनिक, लेखक और वक्ता थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व स्तर पर प्रसारित किया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और योग को विश्व भर में प्रसारित किया। उन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक एक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मेरा दूसरा विचार, स्वामी विवेकानंद का दूसरा विचार है, सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और आपने बहुत सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कमलेश मिश्र जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर चमोली से। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी सर। जी, ये आज के इस कार्यक्रम में जो कि 1227वीं गूगल मीट है बाल प्रहरी की, और इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही बहन वृंदा जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री देवेश पपने जी, और हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गौरव जी, और इस कार्यक्रम के
करता धरता और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने वाले बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला जी, हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री आकाश सारस्वत जी, लगातार इस कार्यशाला में हमेशा जुड़ने वाले और इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में मौजूद आदरणीय श्री श्याम नारायण पांडे जी, हमारे बीच लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति बनाने वाले और हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम आदरणीय किरोला जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में एक अतिथि के रूप में जोड़ा और एक बेहतरीन आज जो एक विषय है मेरे प्रिय महापुरुष, इस पर हम आप सब बच्चों के विचार यहाँ पे सुन रहे हैं। और कोई भी महापुरुष है, वो जो है हर सफल व्यक्ति है या कोई महापुरुष है, उसको कई विशेषताओं को लेके विशेषताएं उसमें होती हैं और उनके गुणों को हमें ग्रहण करना चाहिए यदि हम सफल होना चाहते हैं। और एक तरह से वो सफल कैसे हुए, ये हम यहाँ पर आप जो उनकी बातें रख रहे हैं उनसे हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसलिए समाज द्वारा सम्मानित नहीं होता कि उसने अपने लिए क्या किया, बल्कि इसलिए सम्मानित होता है कि उसने समाज के लिए क्या किया, उसने दूसरों के लिए क्या किया। तो दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही व्यक्ति सम्मानित होता है। और अभी तक मैंने जो है यहाँ पर देवेश पपने जी ने रतन टाटा जी के बारे में बात की, यशस्वी जोशी जी ने अल्मोड़ा से पुलेला गोपीचंद जी के बारे में बात रखी, प्राची पचोली जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बात रखी, खुशी कोहली जी बागेश्वर और अदिति जी अमेठी से आपने महात्मा गांधी जी के बारे में अपने विचार रखे, नीलाक्षी कलोनी जी आप टनकपुर से जुड़ी हैं और आपने अपने ही क्षेत्र के और पूरे उत्तराखंड में जाने जाने वाले पूरे देश में 1857 की क्रांति का अलग जगाने वाले उत्तराखंड से कालू मेहर जी की आपने बात रखी। और प्रिय पावनी खेतवाल, आप इससे पूर्व राजकीय जूनियर हाई स्कूल किरुली में की छात्रा रही हैं और अब आप राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट की छात्रा हैं। आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे अपनी बात रखी। तो आप सबकी बातें मैंने सुनी और बहुत अच्छी आपकी बातें लगी। आपने जो है हर महापुरुष के विषय में अपनी बात रखी और कहते हैं कि मायूस मत होना जिंदगी में कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो एक समय जो है अखबार बेचा करते थे, एक साधारण से घर से वो निकले थे। आज ही अखबारों में उत्तराखंड में जो है एक खबर आपने सुनी होगी कि एक केदारनाथ में एक बच्चा जो BSc उसने की थी इसी साल श्रीनगर गढ़वाल से, तो उसका जो है MSc में जो चयन हुआ है वो जो है IIT मद्रास के लिए हुआ है और उसकी जो रैंक है वो 600 के आसपास है। तो वो जो है वहां पे खच्चर चलाता था वहां पर और उसके जो है उसके पिताजी जो है उनको चोट लगी, तो वो 2 भाई थे, तो लगभग 1.5 महीने 2 महीने वो जब केदारनाथ की यात्रा होती है वहां पर वो जो है वहां पर वो अपने पिताजी का हाथ बटाते थे दोनों भाई। और लेकिन जब दिल में कोई जज्बा है और लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई भी सफलता अर्जित की जा सकती है। तो
उस छात्र का आज पूरे अखबारों में छाया हुआ था। लेकिन जो है उसने जो ये प्राप्त किया उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो था कि वो एक निश्चित लक्ष्य की ओर वो जो है बढ़ा। तो देवेश पपने जी, आपने रतन टाटा जी के बारे में बात की। कोई बिल्कुल जो नाम के अनुकूल वो व्यक्ति थे, एक असाधारण व्यक्ति थे। रतन, वो देश के रत्न थे, भारत रत्न थे और उससे भी बढ़कर थे। उन्होंने हमेशा उनके जैसे उद्योगपति जो है, उद्योगपति शब्द उनके लिए जो है एक तरह से बेईमानी है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा जो है दूसरे के बारे में सोचते थे। जैसे देश के बाइकर्स के बारे में उन्होंने सोचा कि ये लोग जो है दो पहिया वाहन चलाते हैं जिसमें दुर्घटना की आशंका रहती है, और इन्हीं लोगों का एक स्तर बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है कम से कम आय में उन्होंने जो है 1 लाख रुपए की आय में उन्होंने जो है कार एक नैनो कार उन्होंने उसका जो है उसका इजाद करवाई। और उसके बाद जो है उन्होंने जीवन भर जो है विवाह नहीं किया। उन्होंने जो है पूरे देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पुलेला गोपीचंद जी का नाम आप यहाँ पे लिया, यशस्वी जोशी जी ने। पुलेला गोपीचंद जो है के 2 भारतीय हुए हैं, प्रकाश पादुकोण जी और पुलेला गोपीचंद, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है जैसे जो है सबसे जो प्रतिष्ठित जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें से बैडमिंटन की उन प्रतियोगिताओं में एक है। एक बार उनको जो है चोट लग गई थी, घुटने पे चोट लगी, तो जो है डॉक्टर्स ने उनको खेलने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जो है उसके बावजूद जो है अपना खेलना जारी रखा और उसके बाद जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। और देश के जो सबसे बड़े नाम हैं, जो आज जो है सबसे बड़े नाम है बैडमिंटन के, साइना नेहवाल हैं, उनको जो है उनको कोच करने वाले उनके कोच जो है पुलेला गोपीचंद रहे हैं। हमेशा जो है देश के बारे में सोचने वाले, उनके एकेडमी से सैकड़ों खिलाड़ी निकले। और आज ये स्थिति है कि पूरी दुनिया में बैडमिंटन में सबसे अग्रणी जो देश है वो भारत है। तो इसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात प्राची पचोली जी ने रखी। तो वो जो है वो जीवन भर जो है वो जो है जूझते रहे। एक ऐसे वर्ग से आए जो वंचित वर्ग था, उनको जो है चीजें प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने जो है जीवन भर भेदभाव सहन किया। लेकिन जब वो सफल हुए तो उन्होंने उसी वर्ग के लिए कार्य किया। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी सफलता तक तो अपना कार्य करते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश को जो है एक ऐसा संविधान रचने में, ऐसा संविधान बनाने में मदद की, जो कि जो है उनको योजनाकार कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। एक ऐसा संविधान उन्होंने दिया जो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और देश के हर व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा संविधान है, इसमें मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। खुशी जी, अदिति जी, आपने गांधी जी के बारे में बताया। गांधी जी का व्यक्तित्व तो इतना विशाल है कि जब हमारा देश की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और 1919 से 1948 तक का पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन का जो समय है वो पूरा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। पूरा जो संघर्ष हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जो संघर्ष भारतीयों ने किया, तो उसका जो नेतृत्व था वो गांधी जी कर रहे थे और गांधी जी के इर्द गिर्द ही वो पूरा आंदोलन चल रहा था। और उस युग उसको जो है गांधी युग का ही जो है नाम दे दिया गया। इसके बाद अगला जो है जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने जो है एक बार ये कहा था, जिनको कि इस पूरी शताब्दी का 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी जिनको कहा गया, उन्होंने भी कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि कोई हार्ड मास का व्यक्ति इस धरती पर चला था।
तो गांधी जी कोई, लेकिन वो कोई बहुत बड़े गांधी जी है, कोई ऐसे वो नहीं थे कि बहुत बड़े बुद्धिजीवी नहीं थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे। वो जो है पढ़ने लिखने में भी जो है वो जो है इतने बहुत ही मतलब कभी कभी प्रथम वो अपनी क्लास में नहीं आए, लेकिन उनकी सोच इतनी समाज को लेके थी कि उन्होंने जो है बाद में जो है कि अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और यहाँ तक कि उनके जो अपने बच्चे थे, उनका बालक था, उन्होंने अपने बच्चों को, अगर वो हिंदी के समर्थन में आए तो उन्होंने जो है अपने बच्चों को भी जो है इंग्लैंड नहीं भेजा पढ़ने के लिए। उनके बच्चों ने तक उनका विरोध किया कि आपने खुद वहां पढ़ा, लेकिन आप जो है हिंदी की यहाँ पर जो है वकालत कर रहे हैं और आप खुद जो है अंग्रेजी जानते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व गांधी जी का था। तो गांधी जी जो है जिन्होंने जो है सर्वस्व अपना जो है वो जो है देश के लिए न्योछावर कर दिया, समाज के लिए न्योछावर कर दिया। और आज यही कारण है कि हम लोग जो है उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। कालू मेहर जी की बात की नीलाक्षी कलोनी जी ने, तो कालू मेहर जो है तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ, अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए जो हुआ, तो उसमें जो अग्रणी व्यक्ति थे पूरे उत्तराखंड से, वो कालू मेहर जी थे। और वो वहां से आते थे, उस काली कुमाऊं से आते थे, जिसको कुमाऊं में सबसे पीछे का क्षेत्र कहा जाता है। काली कुमाऊं जो है चंपावत और पिथौरागढ़ का वो क्षेत्र था, जिसको उस समय अंग्रेजों के समय में वो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। तो उस क्षेत्र से निकलकर जो है कालू मेहर जी आए। और पावनी खेतवाल जी ने अपनी बात रखी। वो मैंने कहा कि पावनी खेतवाल जो है, मैं इस बालिका को जानता हूं, और ये बालिका जो है इन्होंने जो है राजकीय जूनियर हाई स्कूल किरोली में की ये छात्रा है। और पहले जो है इन्होंने जो है जो पूरे जो है उत्तराखंड में लेखन में, हस्तलेखन में जो प्रतियोगिता होती है राज्य स्तर पर, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और हमारे इस संस्थान में भी ये जो है आ चुकी हैं, हमारे हस्तलेखन कार्यशाला में बच्चों को सिखाने के लिए। तो इन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी पर अपनी बात रखी। और स्वामी विवेकानंद जी जो कि उनकी अल्पायु में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो लेकिन उनके विचार इतने स्पष्ट थे कि जो है उन्होंने जो है पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हिंदू धर्म को आगे ले जाने में उनका जो है विशेष जो है योगदान रहा है। 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें जब उन्होंने अपनी बात रखी तो पूरे जो है अंग्रेज, पूरे जो है जो पाश्चात्य जगत था, वो अचंभित हो गया। उन्होंने कहा कि क्या, क्योंकि अंग्रेजों को तो ये लगता था कि अगर बुद्धिजीवी हैं तो हम लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने जो है उनकी बात वहां सुनी, उनके विचार वहां पर सुने उस सर्वधर्म सम्मेलन में, तो वो जो है अभिभूत हो गए। पूरी जो है जब वो वहां से बाहर निकले तो सारे अंग्रेज उनके पीछे चले उनसे सवाल करने के लिए। तो इस तरह के जो है बुद्धिजीवियों का देश हमारा भारतवर्ष रहा है। और जो है अभी हमारे बीच और बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बात रखनी है। मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा, आपकी बात मैं सुनूंगा। और लेकिन एक बात फिर आपसे कहना चाहूंगा कि और सिर्फ विचारों से ही चीजें होती हैं। अगर हमारे जो है विचार अलग हैं, तो एक छोटा सा विचार एडिसन के मन में आया था। तो एडिसन ने देखा कि ये पेड़ से नीचे ही क्यों गिर रहा है, सेब ये ऊपर भी जा सकता था। और उस विचार ने जो है आसमान तक जो है हमको पहुंचाया। तो एक तरह का विचार जो है, इसी तरह के विचार जो है, विचार ही वो बिंदु है जो हमको कहीं भी ले जा सकता है। तो आप जो है हमेशा जो है सकारात्मक विचार हमें आगे ले जाते हैं। इन विचारों के साथ हम आगे बढ़े। आप सब ने मेरी बात सुनी, मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय इस पूरे जो है एक मनीषी जो है, जो पूरे चाचा नेहरू कहते हैं, तो एक तरह से बच्चों के मित्र आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, श्रद्धेय श्री राम नारायण पांडे जी, और परम श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सबका
हार्दिक धन्यवाद करते हुए आज इस कार्यशाला में जुड़े हुए हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में देवेश जी, गौरव जी और इस कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही वृंदा जी और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखे हुए सभी बच्चों देवेश, यशस्वी, प्राची, खुशी, अदिति, बबीत, नीलाक्षी और पावनी जी और अपनी बात जो रखने वाले हैं उन सबको ढेर सारा प्यार देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और आपने जैसा कि हमें कई महान व्यक्तित्वों के बारे में बताया, आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया और जब आपने जिस भाषण की बात करी उससे मुझे ध्यान आया कि 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उनके पहले शब्द यही थे कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो इससे पूरी सभा में तालियां बज रही थी और आपने भी हमें ये बताया कि एक व्यक्ति अपने लिए क्या करता है, इससे ज्यादा महत्व ये है कि वो एक समाज के लिए, अपने समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए क्या करता है, उससे वो व्यक्ति सफल होता है। और आज जितने भी बच्चों ने प्रतिभाग किया उन सभी ने अभी तक हमें उन्हीं महान लोगों के बारे में बताया जो सभी समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर समाज में परिवर्तन लाया है। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ नामांकित करती हूँ मेरी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को नमस्कार। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, शत बार भारत वर्ष में हे ईश मेरा जन्म हो, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकार का कर्म हो, देशोपकार का कर्म हो। ये है मेरी बाल्यकाल से सबसे प्रिय पंक्तियां, जिन्हें न केवल पढ़कर बल्कि मन ही मन गुनकर मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके समक्ष हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज आप सभी के समक्ष इस बाल प्रहरी के पटल पर श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जो कि एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे, बहुत ही अच्छे कवि थे। आपका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। आपके माता पिता श्रीमती मूलमती देवी व श्री मुरलीधर तोमर थे। जन्म से क्षत्रिय परंतु कर्म से पंडित अर्थात लेखक, जो ज्ञान अर्जन करे वो थे श्री राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं में महारत हासिल थी। बिस्मिल जी के अंदर कलम का उपासक बचपन से ही आकार ले रहा था। तभी अपने दो मित्र हरदयाल और परमानंद को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई फांसी की सजा से वे अंदर ही अंदर शुद्ध हो गए। आप सभी ने, मुझे जहां तक लगता है, काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में सुना ही होगा, तो सुना है। तो ये काकोरी ट्रेन डकैती में जो प्रमुख थे वो हमारे बिस्मिल जी थे और ये कांड, ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना गया था। तो हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज एक ट्रेन में और खजाना लेके जा रहे थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद थे और भी क्रांतिकारी रहे होंगे, उन सभी ने मिलके
एक ट्रेन को रोका था लखनऊ जंक्शन से पहले ही काकोरी एक जगह पड़ती है, वहां पर ट्रेन को रोक करके और जो भी खजाना था, क्योंकि वो खजाना था तो भारत का ही, भारत से अंग्रेज खजाना ले जा रहे थे, तो उस खजाने को उस ट्रेन को रोक कर और खजाने को पूरा ले लिया था। और ये जो कांड था इसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि लड़ाई करने के लिए, जब देश के लिए लड़ाई करनी है आजादी की, तो उसके लिए बम बनाने की, इन सब के पैसे तो चाहिए ही होंगे, और बस इसीलिए उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। और इसके बाद फिर इस काकोरी कांड के कारण, काकोरी कांड करने के बाद 18 महीने की कानूनी प्रक्रिया के बाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहारी को मौत की सजा सुनाई गई। बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि इस कार्रवाई में, ये जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें जर्मन निर्मित माउजर C96 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे ही महान साहित्यकार और महान कवि थे आदरणीय श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो आज इस बाल प्रहरी पटल के माध्यम से सभी वरिष्ठ जनों के एवं सभी मेरे मित्र साथी जो इस कार्यशाला में जुड़े हैं, उन सभी की तरफ से मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ऐसे साहित्यकार, ऐसे महान साहित्यकार हमारे देश में सदा ही जन्म लेते रहें तो हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम। जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर भावों के साथ प्रस्तुत किया। और मुझे एक बात और ध्यान आई जब आपने बताया कि बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में जब फांसी दी जा रही थी, तो फांसी से पहले उन्होंने गीता का पाठ किया था और बहुत शांत मन से उन्होंने फांसी का मृत्यु का वर्ण किया था। और उनकी कविता की दो पंक्तियां भी मुझे ध्यान आती है कि जो बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। और इसी के साथ आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। एक चीज और कहना चाहूंगी दीदी, आपने जो बात बताई कि उन्होंने गीता का पाठ किया था, तो अभी कार्यशाला से पहले मैं भी गीता ही पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता पढ़ के। जी, बहुत सुंदर। और मैं भी गीता का पाठ करती हूँ। आपने बहुत सुंदर बात बताई। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे 9वें प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कुमारी साक्षी चौहान, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज मासी अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मंडला है। मैं अपने प्रिय महापुरुष के बारे में बता रही हूँ जो हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले थे। तो अब मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो हीरा सिंह राणा जी उनका नाम है। हीरा सिंह राणा जी एक संपूर्ण लोक कवि थे और लोक गायक और गीतकार थे। राणा जी ने अपनी पूरी जिंदगी कुमाऊं के लोक जीवन के गीत लिखे हैं और गीत गाए भी हैं। आम लोगों के बीच रहकर गरीबी और पहाड़ जैसी कठिनाइयों को जीकर अपना रचना संसार बनाया है। सरल शब्दों में गांव के गरीब व्यक्ति के जीवन का वास्तविक चित्रण राणा जी जैसा ही सहृदय कवि ही कर सकते थे। गरीबी, अभाव और कठिन परिस्थितियों में जीवन पथ पर उठना, गिरना, गिरकर खड़ा होना और फिर गिरकर चलना, इस प्रकार संघर्ष करते करते हम कहां से कहां तक पहुंच गए और कैसे पहुंचे ये किसी ने नहीं पहचाना। लोक जीवन से इस प्रकार का जीवंत साक्षात चित्रण हीरा सिंह राणा जी जैसे ही कवि कर सकते हैं, जिसने स्वयं इतनी कठिनाइयों में
कठिनाइयों से भरा जीवन जिया है। राणा जी ने 20 वर्ष की उम्र कवि, गीतकार और गायक साबित कर दिया था। 7 मार्च 1962 को गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आ लीली बाकीली और रुपसा रंगूली गाना राष्ट्रीय मंच पर गाया था। शास्त्रीय जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता केसी पंत ने की हो और तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी मुख्य अतिथि हो, जिस कार्यक्रम में भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और कुमाऊं के श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नारायण दत्त पल्लीवाल और डॉक्टर भगत सिंह जैसे लोग उपस्थित हो। वहां पर उन्होंने बिना झिझक के बहुत ही सुंदर गीत सुनाया और मंच पूरा तालियों से गूंज रहा था। हीरा सिंह राणा जी जितने बड़े कवि थे, गीतकार थे और गायक थे, उससे भी बड़े एक व्यक्ति भी थे। राणा जी को शब्दों का शिल्पी और भाव का धनी कहने का प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री डॉक्टर मथुरा दत्त मठपाल जी का तात्पर्य था। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण था। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुति दी। और अब मैं आज के हमारे आखिरी प्रतिभागी मेरी बहन कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की महापुरुष कार्यशाला में मेरा महापुरुष है लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वह भारत की एक वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके पिता का नाम मोरपंथ तांबे तथा माता का नाम भागीरथी तांबे था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर सभी लोग उन्हें मनु और छबीली नाम से जाना करते थे। वह बचपन से ही नाना साहब के देखरेख में पली बड़ी थी। वह बचपन से ही योद्धा और तीरंदाजी और घुड़सवारी में निपुण थी। उनका विवाह 7 साल की आयु में हो गया था झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से। उनका एक दत्तक पुत्र भी था, दामोदर राव था। उनकी मृत्यु राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का पूरा रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में था। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की बहादुरी से और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी भी ठुकराई। उन्होंने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उन्होंने अपना अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और वीरता पूर्वक अपना अहम योगदान दिया। वो हमारे दिलों में अमर रहेगी। उनका एक ध्येयवाक्य भी था, मैं झांसी नहीं दूंगी और झांसी को आत्मसमर्पित नहीं होने दूंगी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी और झांसी की रानी के बारे में आपने बहुत सुंदर बातें बताई हमें। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां भी हैं। उन्होंने जो झांसी की रानी पर कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियां मुझे ध्यान आती हैं कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा। और आप बहुत दिन बाद जुड़ी हैं, संचालन पहले भी किया है, आज भी किया। बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके हर संचालन में नया निखार आता जाए। आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपने शुरू में जैसा बताया कि आप लगभग 3 वर्ष पूर्व इन कार्यशालाओं में जुड़ी, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बीच बीच में जुड़ती रही, बार बार जुड़ती रही, और आपका संचालन जो है प्रशंसनीय, आदर्श संचालन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने प्रिय महापुरुष के बारे में हमें बताएं। वृंदा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अगर साहित्य को आग और आत्मा का संगम कहा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर जी उस संगम के तेजस्वी सूर्य थे। मेरे प्रिय साहित्यकार, मेरे प्रिय महापुरुष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम भारतीय साहित्य के आकाश में एक चमकते हुए नक्षत्र की तरह है। वे केवल कवि नहीं थे, एक युग दृष्टा जो अपनी कविताओं से शब्दों की क्रांति लाया करते थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, पर कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और हिंदी भाषा से उन्हें विशेष लगाव था। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में जहां एक ओर वीर रस की गरज है, वहीं दूसरी ओर करुणा, संवेदना और सामाजिक न्याय की गहराई भी है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में अपने शब्दों को एक तलवार की तरह इस्तेमाल किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया था और भारतीय जनमानस को जागृत भी किया था। उनकी लेखनी ने हमें यह सिखाया कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने का एक माध्यम भी है। उनकी भाषा में ओज था, तेज था और एक अद्भुत प्रेरणा भी। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते थे, जैसे मानो कोई अपना ही हमसे कुछ बात कह रहा हो। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है रश्मिरथी, जो महाभारत के महान योद्धा कर्ण पर आधारित है। इसमें एक पंक्ति है जो मुझे बेहद प्रिय है कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। कि ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ये पंक्तियां ना केवल समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमें मानवता और समानता का पाठ भी पढ़ाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हमें देशभक्ति, सच्चाई, हिम्मत और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाती है। उन्होंने अपने शब्दों से पूरे युग को जगा दिया था। उनकी कविताएं सिर्फ पन्नों में नहीं या सिर्फ पन्नों में छपी हुई नहीं थी, बल्कि लोगों के रग रग में जोश बनकर दौड़ती थी। इवन आज भी दौड़ती हैं। उनकी एक अमर पंक्तियां हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन शब्दों में छिपा हुआ एक गहरा सच है जो समय समय पर समाज को चेतावनी देता रहता है और मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। दिनकर जी को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे, पर उनका असली परिचय था कलम के एक सच्चे योद्धा। उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय और हिमालय। हर रचना में उन्होंने भारत की आत्मा को शब्दों में पिरोया है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयां आएंगी, पर अगर आपके भीतर कुछ कहने की आग हो तो आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। आज भी अगर देशभक्ति के स्वर सुनाई देते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं दिनकर जी के शब्दों की गूंज जरूर होती है। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनकी कविताएं आज भी हमें जीने का हौसला देती हैं और सच के लिए खड़े होने की ताकत। अंत में मैं यही कहूंगी कि रामधारी सिंह दिनकर जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि भारत माता के एक ऐसे बेटे थे जिन्होंने अपने शब्दों से इस देश को गर्व से भर दिया। और इसी के साथ मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है नमो नमो नमो।
कि नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो, कि नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो, नमो नगाधिराज श्रृंग की विहारिणी, नमो अनंत सौख्य शक्तिशील धारिणी, प्रणय प्रसारिणी, नमो अरिष्ट वारिणी, नमो मनुष्य की शुभेषणा प्रचारिणी, नवीन सूर्य की नई प्रभा नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। हम न किसी का चाहते तनिक अहित उपकार, कि हम न किसी का चाहते तनिक अहित अपकार, प्रेमी सकल जहान का भारत वर्ष उदार, सत्य न्याय के हेतु फहर फहर ओ केतु, हम विरचेंगे देश देश के बीच मिलन का सेतु, पवित्र सौम्य शांति की शिखा नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। तार तार में है गुंधा ध्वजे तुम्हारा त्याग, कि तार तार में है गुंधा ध्वजे तुम्हारा त्याग, दहक रही है आज भी तुम में बलि की आग, सेवक सैन्य कठोर हम 40 करोड़, कि सेवक सैन्य कठोर हम 40 करोड़, कौन देख सकता कुभाव से ध्वजे तुम्हारी ओर, करते तब जयगान वीर हुए बलिदान, अंगारों पर चला तुम्हें ले सारा हिंदुस्तान, प्रताप की विभा, कि प्रताप की विभा कृषानुजा नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो, कि नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा नमो नमो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि थे और भारत सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया था और बड़े बड़े पुरस्कार उन्हें मिले, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसके अलावा भी सारे पुरस्कार उन्हें मिले और उनका रचना काल बड़े लंबे समय तक चला। वीर रस के कवि थे। वृंदा जी ने बड़े ओज के साथ और जैसे उनके अंदर वीर रस भर गया हो उस तरह से उसी प्रभाव के साथ दिनकर जी के बारे में बताया। तो बहुत बहुत बधाई आपको इतने शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और दिनकर जी वीर रस, राष्ट्र प्रेम इसके तो कवि थे ही, साथ ही साथ उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की भी कविताएं। उन्होंने उर्वशी जैसा महाकाव्य लिखा जो बहुत ही चर्चित हुआ। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरी हार्दिक बधाई शानदार प्रस्तुत के लिए। आज हमारी इस मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और एक प्रतिभागी को छोड़कर बाकी सबने अपनी शानदार प्रस्तुतियां। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, खूब तैयारी करके आए। उनमें गोपीचंद के बारे में है जो कि बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी पर 2 बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। कालू मेहर उत्तराखंड के थे जिन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था उत्तराखंड की ओर से और अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद, उनके तो क्या कहने, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत की ध्वजा गाड़ दी और भारत के बारे में लोगों की और अधिक से अधिक जानने की बलवती इच्छा हुई। विवेकानंद जी अपने समय के सबसे ज्ञानी पुरुष थे। वेदांत और योग दोनों पर उन्हें महारत हासिल थी और अल्मोड़ा भी आए थे। अल्मोड़ा आए थे, स्मृतानंद पंजी पे कविता लिखी थी, माँ अल्मोड़े में आए थे जब राजर्षि विवेकानंद थे मग में मखमल बिछवाए, दीपावली के विपुल आनंद, बिना पावड़े पथ में क्या वो जनन नहीं चल सकते थे, दीपावली क्यों माँ क्या कुछ वो मंद दृष्टि रखते थे। इस तरह की कविता पंत जी ने लिखी उन पर। और विवेकानंद तो जो पुरुष थे, भारतीय जो विचारधारा है, जो वैचारिक परिदृश्य है, उसमें उनका स्थान सबसे ऊपर है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनके वाक्य ध्येय वाक्य बन जाते हैं लोगों के। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड में इनका नाम विशेष रूप से आया और शायर भी थे, कवि भी थे। बहुत ही त्याग की बात है, बड़े साहस की बात है और उन्होंने बहुत सारी गजलें लिखी। उसकी 2 लाइन हमें याद है, उन्होंने लिखा था, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान हो। ये बिस्मिल जी की पंक्तियां बताई जाती हैं। और उसके बाद
हीरा सिंह राणा जी उत्तराखंड के थे और लोक साहित्य को उन्होंने समेटा, सहेजा, उसकी रक्षा की, सृजन किया उसने, तो बहुत बड़ी हस्ती बने वो हीरा सिंह। बहुत सुंदर चित्र वर्णन हुआ हीरा सिंह का, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। रानी लक्ष्मीबाई की तो क्या करें, उन पर तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में जिन सबसे वीर पुरुष और महिलाओं के नाम लिए जाते हैं, महिलाओं की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई थी और बड़ी बहादुरी से लड़ी हो, तमाम जीतें हासिल। लेकिन अंत में जब उनकी सेना और सब उनको साथ ज्यादा नहीं मिला तो अंग्रेजों के हाथों शहीद हो। लेकिन आज भी ऐसी महान हस्ती वीरांगना भारत में शायद ही कोई दूसरी। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तो बात हो ही गई है। तो इस तरह से और सभी बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां की। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री देवेश पपने जी हैं, जिन्होंने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही रतन टाटा जी के बारे में बड़े विस्तार से बताया। रतन टाटा जी अपनी आमदनी का 66% हिस्सा दान दे देते थे और उनका दान सर्वजन हिताय होता। उन्होंने लटकिया गाड़ी बनाई नैनो, जो कि कीमत लाख के आसपास थी, 1 लाख के आसपास। बनते बनते थोड़ा दाम बढ़ गया था, लेकिन वो बड़ी लोकप्रिय हुई। तो सबका उनको बहुत ध्यान, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, यहाँ तक कि अपना उत्तराधिकारी भी नहीं वो छोड़ करके गए, नामित करके गए। उनका निधन हुआ, उत्तराधिकारी नहीं नामित किया। और टाटा समूह को बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए अपने जीवन काल में। बड़े ईमानदार और परदुख कातर, सर्वजन हिताय सेवा करने वाले। तो टाटा जी ऐसा उद्योगपति भारत में शायद ही दूसरा कोई हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही उनके बारे में। देवेश पपने जी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुति। आज के हमारे अध्यक्ष श्री गौरव सिंह मेहता जी ने कक्षा 11 के छात्र नैनीताल से, मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपने प्रिय महापुरुष के बारे में भी हमें बताएंगे। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कमलेश मिश्र जी हैं, जो डाइट गोचर में शिक्षा कार्य कर रहे हैं। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने प्रेरणादायक बोधन में बहुत सारी बातें हमें बताई और उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों से के जीवन से उनके जो गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हर बच्चे का नाम लेकर के उसने जो प्रस्तुति तब तक दी थी उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक उत्साहवर्धक टिप्पणी। और बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी होती है किसी भी प्रतिभागी को, यदि उसकी विषय पर उसने जो बोला है, जो वक्तव्य दिया है, मुख्य अतिथि उसको लेकर के अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने यह भी कहा कि हमें लक्ष्य बनाना चाहिए और लक्ष्य के पीछे हम चले। जितने महापुरुष हुए हैं ये सब कोई ना कोई लक्ष्य लेकर चले। जैसे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया। और 1915 में जब उनको भारत के अग्रिम स्वतंत्रता सेनानियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और लोगों ने चिट्ठी लिखकर बुलाया कि आप यहाँ आइए, यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व करिए अपने देश के, तब यहाँ आए वो और उन्होंने नेतृत्व की बागडोर संभाली और देखते देखते उन्होंने देश को आजादी दिलाई। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए कहीं भी न तलवार चली न हिंसा हुई, जो कि दुनिया में अपने लिए एक मिसाल बन गए। और आइंस्टाइन ने जिसके लिए कहा था कि दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि कोई हाड़ मांस का पुतला
ऐसा इस धरती पर कभी हुआ भी था गांधी जी के जाने के बाद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि विचार आपके माइंड में, मस्तिष्क में आए, विचार जो है उसके पीछे चलिए, उसे साकार करने की कोशिश करिए। विचार ऊंचा होना चाहिए तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत विश्व की ज्ञान भूमि के रूप में माना जाता है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस तो भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, महावीर, बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों की कतार लग जाती है। आप देखें किसी भी देश में इतने महापुरुष आपको नहीं मिले। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। आगे चल करके महावीर, बुद्ध, गांधी, पटेल, नेहरू एक से एक महापुरुष। और ये कार्यशालाएं, वाजपेयी की कार्यशालाएं बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की आज पहली पसंद बन गई, क्योंकि इनमें जो विषय रखे जाते हैं वो एक से एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास लाने वाले साबित हो रहे। बच्चे इन कार्यशालाओं में भाग लेकर के अपने विद्यालय में ही नहीं बल्कि विद्यालय से बाहर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और पुरस्कार जीत कर। जैसे पौनी खेतवाल ने हैंडराइटिंग, अंग्रेजी की हैंडराइटिंग में प्रदेश स्तर पर पुरस्कार जीता। और मैंने देखी अंग्रेजी की हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है। और ये तो कला है, जन्मजात कला है, जिसको जितना संवारा जाए हम उतना आगे बढ़ सकते हैं। सरस्वत जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं पढ़ाई की कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित तो सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। उसमें महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं और उनमें जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं। आज देखिए हम महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं तो जो हमारा प्रिय महापुरुष है उसके जीवन में जो चीज हमें प्रभावित कर रही है उसको अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उसके लिए। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वचन लेके मेरे लिए टिप्पणी आ गई। एक बार पुनः उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण और नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो में उत्तर प्रदेश, आदरणीय एकत्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं।
आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं। उन्हें एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप, वाईफाई सुविधा, ये एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये सब मुहैया कराते। और महापुरुषों का चयन है, निश्चित रूप से अभिभावकों की मदद ली होगी। बच्चों ने चयन और उसके बाद तैयारी की है, तैयारी करके इतनी शानदार प्रस्तुतियां। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो आजकल गोचर चमोली में है और वहां कार्यशालाएं कर रहे हैं, करने के लिए योजना बना रहे हैं, ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। करोला जी बच्चों के लिए, हम सब के लिए नए से नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, जिनसे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े जो उनसे जुड़ते हैं वो भी लाभान्वित हों। अब मेरे प्रिय महापुरुष, इसको इतने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद निश्चित रूप से हम प्रभावित होते हैं। हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनमें से कुछ चीजों को हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आदरणीय करोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इनको अंतिम रूपरेखा देते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी वृंदा को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वृंदा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आज की इस कार्यशाला में श्री उदय किरोला सर भी हमारे लिए एक महापुरुष के समान है, बल्कि हमारे लिए एक महापुरुष जैसे ही हैं। और सर, आपने आप जो हमें बातें बताते हैं, आपकी सारी बातें हम सभी को बहुत प्रेरणा देती हैं। हमें उनसे बार बार कार्यक्रम में जुड़ने का प्रेरणा जो होती है वो हमें आपकी बातों से मिलती है। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई श्री गौरव सिंह मेहता, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी, ओखलखंडा, नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं? श्री गौरव सिंह जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, अब हमारी छोटी भी प्रतिभागी में कुमारी बबीता आर्य जी, कक्षा 8 से, क्या वो उपस्थित है? और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी वृंदा जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपने दिनकर जी के ऊपर एक पूरा बड़ा अच्छा सुंदर आलेख प्रस्तुत कर दिया, ज्ञानवर्धक आलेख था। आपने उस पर काफी तैयारी की, बहुत मेहनत की उसको तैयार करने में। मैं आपको इसके लिए बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला में जो कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यशाला के रूप में ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में मेरे प्रिय महापुरुष को केंद्रित करते हुए सभी बच्चों ने उनके प्रिय महापुरुषों के बारे में अपनी जानकारी को साझा किया। आपने सभी दोस्तों ने उसको अच्छी तैयारी के साथ रखा। तो मैं सभी बच्चों को इस मेरे प्रिय महापुरुष कार्यशाला के लिए ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज की बाल प्रहरी की ये जो कार्यशाला है 1227वीं ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कमलेश मिश्र जी, जो शिक्षाविद हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोचर चमोली से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और आपने भी बच्चों की जो प्रस्तुति थी उनको
काफी उसमें और चीजों को, अपने अनुभव को, अपनी जानकारियों को जोड़ के और उसको रुचिकर बनाया। तो आदरणीय कमलेश मिश्र जी का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल पीढ़ी के प्रति जो स्नेह वो इसी तरह से बना रहे आदरणीय मिश्र जी। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन देवेश पपने जी नैनीताल से, आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय गौरव से मेहता जी नैनीताल से, संचालन कर रही हमारी मित्र कुमारी वृंदा जी स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से, आप कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, आपका एक बार पुनः बहुत अभिनंदन। प्रतिभा करने वाले हमारे मित्रों में यशस्वी जोशी जी, प्राची पचोली जी, खुशी कोहली जी, अदिति श्रीवास्तव जी, बबीता आर्य जी, नीलाक्षी कलोनी जी, पावनी खेतवाल जी, मंत्रिता शर्मा जी, साक्षी चौहान जी और हिमानी गुसाई जी। इसमें से जो 2 बच्चों ने प्रस्तुतियां नहीं दी है मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा और सभी लोग प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों, महापुरुष जो होते हैं वो वास्तव में एक प्रकार से दैदीप्यमान सितारे होते हैं जो पूरे संसार को प्रकाशवान करते हैं, पूरे संसार में उजाला फैलाते हैं। और वो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किसी भी क्षेत्र में विशेष हो सकता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उत्तराखंड के हैं उनकी हम बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, और अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे संसार में आज भी उजाला फैला रहे हैं। वास्तव में इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से कि हम इन महापुरुषों के जीवन की महत्वपूर्ण बातों में से कुछ बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और यदि हम एक बात भी गांठ बांध लेते हैं, हमें अपने जीवन में आगे क्या करना है, तो इन महापुरुषों के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उनके माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक महापुरुष का अपना एक क्षेत्र है कार्य करने का, जैसा कि सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र है। आज भी वर्तमान में विश्व में अनेक महापुरुष हैं जो अपनी अलौकिक शक्ति से विश्व को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उन नामों का यदि मैं उल्लेख ना भी करूं तो भी आप अप्रत्यक्ष रूप से उन नामों के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि विश्व में ऐसे जो महापुरुष हैं वो कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और भारतवर्ष की यदि हम बात करते तो भारतवर्ष में पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करने वाले महापुरुष हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की यदि हम बात करते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम जितने भी महापुरुषों को अभी हमने सुना है उनके जीवन की बातों को हम अपने वर्तमान में लाने का प्रयास करेंगे। यही जो हमारी शुभेच्छा सभी बच्चों के लिए रहेगी। मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वे हमेशा कहते हैं कि कथनी और करनी एक समान होना चाहिए। हम जो कहते हैं वो हमारे जीवन में भी हमें दिखाई देना चाहिए। हम यदि किसी से कोई बात कहते हैं तो उसकी बजाय पहले हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करते हुए उन्हें साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमें आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। वे बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए निरंतर बच्चों को उत्साहित करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं और उनके साथ साथ हम सबको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। तो मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का भी बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर
प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अनेक साथी जुड़े होते हैं। चैट बॉक्स को मैं देख पा रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में बहुत सारे साथी हैं। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, जिनकी निरंतर टिप्पणियां इस मंच पे दिखाई दे रही हैं। और यदि मैं बच्चों की जो उच्चारण की बात करूं तो जो आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमेशा कहती हैं कि जो विद्यालय शब्द है उसका उच्चारण सभी बच्चों को अपने ऑडियो में रिकॉर्ड करें और उसका उच्चारण करने का प्रयास करें। यूट्यूब में जब आप अपनी प्रस्तुति को देखते हैं, अपनी प्रस्तुति को ध्यान से सुन के उनके उच्चारणों में अगली बार सुधार करके प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हम पता नहीं रहता हमें, लेकिन हम उनका उच्चारण प्रतिदिन करते हैं। लेकिन हमको पता कब चलेगा? जब हम उसकी रिकॉर्डिंग को, हम अपने खुद के उच्चारण की रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और देखेंगे। मैं सभी बच्चों की प्रस्तुतियों को एक बार पुनः बहुत बधाइयां देते हुए इस पूरी कार्यशाला का जो एक केंद्र बिंदु है, जो बीज है, वो आदरणीय उदय किरोला जी हैं, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम लोग लाभान्वित होते हैं। वे कितने भी व्यस्त हों, वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए समय निकालते हैं और चलते चलते भी उनके पास में बहुत सारी टास्क होती है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला जी का बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ और सभी को एक बार पुनः धन्यवाद कहते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए शुभ यामिनी के साथ मैं विदा लेता हूं और वृंदा जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ यामिनी, शुभ रात्रि। वृंदा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा दी गई टोकरी भर भर बधाइयाँ और आपके द्वारा कही गई बातें हम सभी बच्चों को बहुत उत्सुक करती हैं और आपने हमें बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम रिकॉर्डिंग कर कर अपने उच्चारणों में सुधार कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने जीवन में अपनाएं। और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हर शुरुआत की एक समाप्ति होती है, लेकिन कुछ समाप्तियां नई शुरुआत का संकेत देती हैं। और आज का ये सुंदर और प्रेरणादायी कार्यक्रम यही संपन्न होता है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ सभी अभिभावकों का, अतिथियों का, प्रतिभागियों का और श्रोताओं का, जिनकी उपस्थिति से ये आयोजन सार्थक बन सका। इस पे मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि सीख और स्नेह की सौगात मिली, हर प्रस्तुति में नई बात मिली, अब इस सुंदर यात्रा का पड़ाव यहीं तक सही, फिर मिलेंगे नई उमंग और ऊर्जा के साथ यहीं। अब अंत में मैं इस मंच को सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। जी वृंदा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कमलेश मिश्र साहब, जो कि डाइट गौचर चमोली से हैं। आपने भी बहुत अच्छा जानकारी अपने वक्तव्य में दी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सर, आपने समय निकाला। और आपके इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं, हमारे नन्हे दोस्तों ने 2 साथी नहीं जुड़ पाए, तो सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कल लोकगीत गायन कार्यशाला है, उसके लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जिन साथियों ने सहमति नहीं दी हो, सहमति दे सकते हैं। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। एक बार मैं इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मैं सोचता हूँ 2 साथी जो छूटे हैं वो तो जुड़े नहीं है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।